Good morning, children. Today we are going to do the numericals related to your डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, इसको देखो जरा, बिल्कुल डिट्टो जैसे हमने जो पिछले उसमें आपके वीडियो लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सेम न्यूमेरिकल इसमें है क्योंकि फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे जो था वो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट था, यहाँ जो है डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। तो सेम है, सब कुछ सेम है। के एफ की जगह के बी की जगह के एफ लगना है, डेल्टा टी बी की जगह डेल्टा टी एफ लगना है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में सुना था। ठीक है, तो द वन न्यूमेरिकल है, ये भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम न्यूमेरिकल से ही है। और ये न्यूमेरिकल है 15 ग्राम ऑफ अननोन मटेरियल वाज डिजॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। अब आपको पता लग ही गया होगा 15 ग्राम इसमें जो है सोल्यूट का मास है और 450 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट का मास है, दैट इज़ योर वाटर। ठीक है, तो सोल्यूट के मास को हम बोलते हैं WB एंड सॉल्वेंट के मास को बोलते हैं हम WA, है ना। तो 15 ग्राम हमारे पास हो गया बेटा WB हो गया, और WB हमारे पास है 15 ग्राम, दैट इज़ मास ऑफ अननोन मटेरियल। ठीक है, और W जो A है ये हो गया मास ऑफ 450 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज योर वाटर। वाटर यहाँ पे जो है सॉल्वेंट है। द रिजल्टिंग सोल्यूशन वॉज फाउंड टू फ्रीज एट, रिजल्टिंग सोल्यूशन फाउंड टू फ्रीज एट, मतलब जो सोल्यूशन जो है वो फ्रीज कर रहा है -0.34 डिग्री सेल्सियस। तो दैट मीन्स इसमें आपके पास है TF है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और ये है -0.34 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस मटेरियल, इस मटेरियल का मोलर मास क्या होगा। और आपको KF जो है वो दिया हुआ है, और KF जो है वाटर का, दैट इज योर 1.86 kg पर मोल। kg पर मोल भी बोल सकते हैं इसको, केल्विन पर मोल भी बोल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज इज इक्वल टू केल्विन पर मोल, है ना, इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो इसमें आपको जो है वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये यूनिट जो है वो एज इक्वल टू दीज है, तो ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है, मतलब आपको कन्वर्जन्स की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे kg पर मोल है और यहाँ पे केल्विन पर मोल है, यहाँ डिग्री पर मोल है, ये एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें जो है मतलब इससे रिलेटेड अगर आपको यूनिट जो है kg पर मोल है, तो डोंट थिंक दैट कि इसकी जो यूनिट kg पर मोल है और इसकी जो है ग्राम में है, इसकी यूनिट जो है वो ये kg वो इसके बराबर भी है, केल्विन पर मोल। तो यहाँ इसका और इनका कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला से जो है फिर हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, KF इंटू WB, है ना, इंटू 1000, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका ग्राम में है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, अपॉन MB इंटू WA। अब देखो यहाँ से हमने क्या क्या फाइंड आउट, क्या क्या है हमारे पास। WB हमारे पास है 15 ग्राम, WA भी हमारे पास है 450 ग्राम, TF भी ये आपके पास जो है TF है ना, TF दिया हुआ है और KF आपको दिया है। तो आपको देखो क्या चीज़ नहीं पता है, आपको WB पता है, आपको ये पता है, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि मोलर मास ऑफ अननोन मटेरियल बोला है। तो आपको डेल्टा TF कहाँ से लेना है, क्योंकि देखो आपको यहाँ तो TF ही दिया है, दैट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता होना चाहिए, वाटर कितने पे जो है वो फ्रीज करता है। तो T0F जो है वो 0 डिग्री पे जो है वो फ्रीज करता है, कितने पे करता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्री करता है। जैसा कि पिछले उसमें मैंने बताया था आपको वीडियो लेक्चर में कि आपके पास क्योंकि हमारा डेल्टा TF डिफरेंस है, तो चाहे आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करो चाहे
ना करो, कोई ज़रूरत नहीं। आप सीधा भी इसको जो है वो सेल्सियस में भी जब घटाएंगे तो आपके पास डेल्टा टी एफ जो है वो सेम वैल्यू आएगी, चाहे केल्विन में चाहे सेल्सियस में, क्योंकि डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी आप 273 प्लस करोगे, इसमें भी 273 प्लस करोगे, तो दोनों में सेम चीज़ प्लस हो रही है। जब डिफरेंस आएगा तो यही आएगा, है ना, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही आएगा। तो हम यहाँ पे डेल्टा टी एफ निकाल लेते हैं पहले। तो डेल्टा टी एफ जो है हमारे पास किसका है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका प्योर सॉल्वेंट का जो है हमेशा हायर है देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास फॉर्मूला है टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 माइनस का 0.34, है ना, ये आ गया। तो इसमें चाहे केल्विन में ले लो चाहे सेल्सियस में ले लो, तो सेल्सियस में लिए तो सेल्सियस में भी ठीक है, केल्विन लिख देंगे तो केल्विन भी ठीक है। बस आपको फिर यहाँ पे जो इसकी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग करनी है, मैं अभी बताऊँगी आपको। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 34 में से जो है वो 0 प्लस किए तो सेम चीज़ आ गई 0.34 या 0.34, एक ही बात है। इसको डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं और केल्विन भी बोल सकते हैं, राइट। तो डेल्टा टी एफ आ गया। अब हम बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन दिस फॉर्मूला, है ना, तो इसमें डेल्टा टी एफ आपके पास आ गया 0.34, ओके। डिग्री सेल्सियस ले लिया हमने, है ना। तो उसके बाद हमने जो है इज इक्वल टू, हमारे पास जो है वो क्या क्या है, के एफ है हमारे पास 1.86। अब बेटा हम यहाँ आपके पास यहाँ पे हम क्योंकि हमने सेल्सियस में लिए तो हम इसकी वैल्यू जो है यूनिट जो है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मतलब आप इसकी यूनिट को बाकी यूनिट से इग्नोर कर सकते हो, समझ लो कि ये यूनिट कैंसिल हो गई, राइट। उसके बाद आपके पास है डब्ल्यू बी हमारे पास जो है वो मास ऑफ अननोन सब्सटेंसेस, दैट इज डब्ल्यू बी कितना है 15 ग्राम। क्योंकि ग्राम में आपके पास मोलर मास, आपके पास डब्ल्यू ए जो है मोलर मास, सॉरी आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए जो है वो 450 ग्राम है, तो ग्राम में है तो इसका मतलब है इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, जो हमने ऑलरेडी किया है। अब हमारे पास जो है बचा क्या, हमारे पास बचा है एम बी हमने फाइंड आउट करना है। देख लीजिए दोबारा से, ये आपके पास के एफ है, ये आपके पास जो है वो डब्ल्यू बी है, ये 1000 मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपका जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो ग्राम में है ना, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये किलोग्राम में है तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट क्योंकि हमें ग्राम में ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सोल्यूट का मास भी ग्राम में, इनको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। तो ये आ गया बच्चे। अब इसके बाद मोलर मास आपने जो है इसको ऐसे कर लीजिए, एम बी इज इक्वल टू, यहाँ आ गया 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोल इंटू 15 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.34 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 450 ग्राम, ओके। तो हमारे पास बेटा यहाँ मोलर मास जो है वो आपके पास जो है ये आपके पास ये कैंसिल हो गया, ये आगे ये कैंसिल हो गया, ये भी आपके पास ग्राम में है तो हमारे पास आ जाएगा ये यहाँ पे आपको जो है वो किस में आ जाएगा, ग्राम पर मोल में। तो इस सारे को आप जो है वो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास जो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 61 का जो आंसर है दैट कुड बी 182.35 ग्राम पर मोल। ऑब्वियसली ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ग्राम पर मोल, ओके। तो ये आपके पास जो है वो इसकी जो है वो यूनिट्स मतलब ये आपका फॉर्मूला आंसर आ गया, ओके। उसके बाद बेटा ओके इसमें बेटा ये जो चीज़ है ना यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा डिग्री सेल्सियस पर मोल ग्राम, है ना, तो ये जो आपके पास 1000 है ये आपके पास जो है वो मास ऑफ आपके पास मतलब ये आपके पास ये वाला मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। तो इन 1000 ग्राम ऑफ, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने पढ़ा ही है, राइट। तो इस तरह से हमारे न्यूमेरिकल हो गए। यहाँ पे यूनिट्स की थोड़ी सी गड़बड़ मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि इट इज़ सिंपली आपने ग्राम पर मोल जो है वो लिख देना है, ठीक है। और मैं इसको जो है इसमें जो इसमें थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पे कटा के जो है वो सिर्फ पर मोल आ रहा है, तो इसको मैं जो है वो खुद चेक करूँगी फिर आपको बताऊँगी, पर ऐसे बुक में कहीं ऐसा दिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास जो है बेटा वो है इसी से रिलेटेड है, और सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल है व्हेन 30 ग्राम व्हेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
सोल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, आपके +1 की नॉलेज भी यहाँ पे जो है वो जज की जाएगी। व्हेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग द एम्पिरिकल फार्मूला होपफुली आप जानते होंगे। जैसे कि बेंजीन है, बेंजीन C6H6 है, तो इसमें जो कॉमन चीज़ आ गई वो आ गई 6, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH हो गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला? N वेयर इज द ये जो कॉमन मल्टीपल होता है इसमें, वो आपके पास N होता है। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितनी है कॉमन सब में, तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो क्या है ये? व्हेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है WB आपका 30 ग्राम है। साथ साथ ही करते जाएंगे। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैविंग एम्पिरिकल फार्मूला दिस आर डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब है WA आपके पास जो है वो 100 ग्राम आ गया। क्या आ गया? 800 ग्राम आ गया। 800 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया और बोला सोल्यूशन फ्रीजेज एट दिस, तो सोल्यूशन मतलब TF जो है वो -1.16 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर रहा है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब डिफरेंट पूछा है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो CH2O है, ये आपसे पूछा गया है। राइट, ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। तो यहाँ से हमने जो N निकालना है, सबसे पहले हमने क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है, क्योंकि हमें पता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, जैसे यहाँ बोला ना मैंने, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास, सेम आ जाएगा। मतलब नीचे मैं आपको लिख के बताऊंगी। अब देखो, क्योंकि वाटर सॉल्वेंट है तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, तो यहीं पे हमने पीछे मैंने आपको समझा दिया। TF जो है, डेल्टा TF हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस 1.16 डिग्री सेल्सियस है ना, तो डिग्री सेल्सियस आपका कॉमन आ गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उतना ही आ गया 1.16 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे आप केल्विन भी ले सकते हो और आप सेल्सियस में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा हमेशा जो है सेम आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब बेटा हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हमें पता है एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए हमें सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम जो है फार्मूला वही लगाएंगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W B इंटू 1000, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में है, डिवाइडेड बाय योर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट एंड योर WA इज मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने फॉर्मूला में किया है। अब आपको फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल टिप्स पे आना चाहिए। तो KF हमें जो है वो दिया हुआ है, यहाँ पे KF जो है ब्रैकेट में दिया हुआ है, KF इज इक्वल टू 1.86 K पर मोल, केल्विन पर मोल में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ? केल्विन पर मोल में दिया हुआ है। तो इसका मतलब है हम इसको केल्विन में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका कोई आपस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने जैसे बताया, तो कहीं कैसा दिया है तो इसमें यूनिट में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको आप केल्विन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा TF आपके पास कितना आया बेटा? इसको पहले फॉर्मूले में कर लेते हैं। MB हमने फाइंड आउट करना है। MB इज इक्वल टू KF इंटू WB, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जानी है, तो आपको आता ही होगा। डेल्टा TF इंटू WA, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। KF की वैल्यू है 1.86 केल्विन पर मोल, WB आपके पास है 30 ग्राम, और 100,000 से आपने मल्टीप्लाई करना है, और डेल्टा TF आपके पास आया 1.16 केल्विन ले लो, क्योंकि यहाँ केल्विन है तो केल्विन ले सकते हो, और मल्टीप्लाई बाय WA आपके पास है 800 ग्राम। कितना है? 800 ग्राम। राइट, तो बेटा आपको पास जो है वो केल्विन के साथ केल्विन कैंसिल हो गया, ग्राम के साथ ग्राम का, इट मस्ट हैव यूनिट ग्राम, दैट इज़ वाई, क्योंकि इतने ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में ही हम डिज़ोल्व करते हैं ना, तो हमारे पास जो है, या आपके पास जो इसको हमने जो है कन्वर्ट कर दिया है कि आपके पास इतने ग्राम को हमने किलोग्राम में किया है। देखो कैसे, आपके पास ये आपके पास जो है वो ग्राम है, ग्राम को हमने जो है वो
केजी में कन्वर्ट किया है, ये है इसका बेसिकली। तो ग्राम को जब हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास ये मल्टीप्लाई, मतलब इसका यूनिट कोई नहीं होगी। अब ये क्लियर हो गया, यहाँ पे यही आपकी यूनिट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो क्या आ गया, केल्विन के साथ केल्विन, यहाँ ग्राम है तो ग्राम पर मोल आपका इसके फॉर्मूला आ जाएगा, इसकी यूनिट आ जाएगी। और इसको जो है कैलकुलेट करके बेटा, इसका जो आया हुआ, मैं कैलकुलेशन नहीं समझाऊंगी, ये तुम्हें आती है, डेफिनेटली आपको आती है, ठीक है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो आया है 60, अराउंड 60, ठीक है, 60.1 मोल ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसका जो है मॉलिक्यूलर मास आ गया, राइट। अब हमने जो है बेटा हमने जो है वो अब क्या करना है, अब मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कितना है मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास हमारे पास है 60, अराउंड 60, ठीक है, 60 लिख दिया हमने, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास का भी हम उसको जो है वो मतलब ये 1 को हम इग्नोर कर रहे हैं। फिर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालो, CH2 फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है आपके पास आ जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12, हाइड्रोजन का 2 एंड ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 4 जो है मतलब कितना हो गया, ये 6 4 10 आ गया, 1 2 3 30 आ गया, 30 ग्राम इसका जो एम्पिरिकल मास आ गया, ठीक है। तो हमने जो है बेटा, हमें पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इज इक्वल टू, मैंने इन शॉर्ट लिखा, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास हमारे पास 30 आया, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 60 है, तो 60/30 इज इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो इसका मतलब है हमारे पास इस चीज़ को हमने n से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम CH2 को O से करते हैं तो ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इस पूरे फॉर्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कार्बन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये कॉमन चीज़ है n। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, कहाँ बताया था कि इसमें जो n जो होता है वो फॉर्मूले में जो कॉमन आता है, जैसे बेंजीन में मैंने तुम्हें बताया था कि बेंजीन में 6 है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 है, तो 6 हमने कॉमन ले लिया तो CH आ गया, तो CH एम्पिरिकल फार्मूला, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, n इज जो इसमें कॉमन आया, ठीक है ना। तो n जो है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब है जब हमारे पास n वैल्यू पता है, एम्पिरिकल फार्मूला पता है, तो इस n से हम सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C कितना आ जाएगा 2, H2 यहाँ ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 और O2, तो ये आपके पास फॉर्मूला आया, ठीक है। तो ये आपके पास, इसमें आपके पास +1 का भी जो है वो दिया हुआ है, मतलब आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर मास जो है वो यहाँ पे रिवाइज हो गया आपका, राइट। एक और न्यूमेरिकल करते हैं हम इस चैप्टर में जो है, देयर आर टोटल आई थिंक 9 न्यूमेरिकल्स आर देयर, नॉट 9, मोर देन 9, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें से मैं 3 ही करवाऊंगी क्योंकि बाकी सब सेम है, तो तुमने करने हैं। एक HP बोर्ड में जो कोई न्यूमेरिकल आया हुआ है, दैट इज इन कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन कॉजिंग डैमेज टू रेडिएटर ऑफ द कार। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो कार के रेडिएटर में डाला जाता है ताकि वाटर जो है वो आपके जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बर्फ़ पड़ती है, यू कैन से इन सर्दियों में जब आपके पास स्नोफॉल होता है तो वाटर, आपको पता ही है 0 डिग्री पे जो है वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा। तो रेडिएटर में वाटर डाला जाता है, तो अगर आप प्योर वाटर ही डालते हैं तो 0 डिग्री पे वो फ्रीज कर जाएगा, तो कार जो है वो इट विल नॉट नो लॉन्गर वर्क और मूव ऑन द रोड, है ना। तो उस चीज़ को टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम वी कैन ऐड इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी फ्रीज सब्सटेंस है जो डाली जाती है कार के रेडिएटर में, ठीक है ना। तो उसी पे न्यूमेरिकल है और इसमें प्लस आपकी नॉलेज भी है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट। Calculate the amount of ethylene glycol to be added to 4 kg of water to prevent it from the freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। ओके, -6 डिग्री सेल्सियस पे इसको जो है वो हमने प्रिवेंट करना है। तो कितना इथाइलिन ग्लाइकोल जो है इसमें ऐड किया जाएगा, और इसमें KF की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो क्या क्या दिया है बेटा, वो है देखो, सबसे पहले
अब यहाँ पे आपके पास जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए पूछा गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू बी एडेड, मतलब हमने डब्ल्यू बी जो है वो फाइंड आउट करना है। और ओके, डब्ल्यू बी हमने फाइंड आउट करना है। डब्ल्यू ए जो है वो 4 kg है, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 4 kg को 4000 ग्राम में। उसके बाद आपके पास जो है वो टी एफ आपको जो है दिया हुआ है -6 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट एफ जो है वाटर का जो है आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो टी डेल्टा डेल्टा टी एफ जो है ये हो जाएगा, ये पिछली बार भी आया तो ये आपको पता, होपफुली आपको अब ये आ ही गया होगा, है ना। तो ये आ गया फिर से 6 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी एफ आपके पास कितना आ गया, 6 डिग्री सेल्सियस आ गया। और के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा, के एफ इज इक्वल टू, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या एलिवेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो के एफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन पर मोल। केल्विन पर मोल आपको दिया हुआ है, के एफ दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, टी एफ हमें पता है, के एफ हमें पता है, हमें डब्ल्यू भी पूछा गया है। हमारे पास एम बी नहीं है, मॉलिक्यूलर मास एम बी नहीं है, वो फॉर्मूले से लगा हमें जो है वो। ओके बेटा, फिर हमारे पास जो है वो, अब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH CH2OH। ठीक है, इन अ कंडेंस फॉर्म जो है वो हम नहीं ज़्यादा, मुझे मतलब ऐसे नहीं हम ध्यान रखते, ऐसे फॉर्मूला याद कर लीजिए। इथाइलिन ग्लाइकोल का ये फॉर्मूला है। तो इसमें देखो दो कार्बन है तो 12 2 × 24 आ गया। 2 ऑक्सीजन है तो आपके पास जो है वो 16 2 × 32 आ गया। और 6 आपके पास हाइड्रोजन है तो +6 आ गया। तो ये मॉलिक्यूलर मास आपका 62 आ गया। तो 62 हमने यहाँ लिख दिया। अब सब सारी चीज़ें हमें पता लग गई, हम डब्ल्यू बी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, पहले से हमेशा फॉर्मूले, बेसिक फार्मूले से चलो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000, क्योंकि हमने उसको जो है वो मास ऑफ सॉल्वेंट को केजी से कन्वर्ट कर दिया है ग्राम में, तो हमने फिर वो कर दिया। या फिर आप उसको केजी रहने दीजिए, तो यहाँ पे आप फिर 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, है ना। तो एफ, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू ए इंटू आपके पास एम बी। तो एम बी जो है वो आपके पास हमें पता है, हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है बेटा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी इधर रहने दीजिए, बाकी परे ले जाइए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सारे इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएंगे, ये सारे जो है नीचे आ जाएंगे, है ना। तो डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू एम बी डिवाइडेड बाई के एफ इंटू 1000, ये आपके पास आएगा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू आपके पास डेल्टा टी एफ जो है ये है आपके पास 6 डिग्री सेल्सियस, है ना। और डब्ल्यू ए जो है आपके पास है 4000, है ना। ग्राम को जब ग्राम के साथ ग्राम ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 4000। उसके बाद आपके पास जो है एम बी आपके पास है, हमने अभी फाइंड आउट किया 62। और के एफ आपके पास है 1.86 केल्विन पर मोल। और आपके पास जो है वो 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो ये सारा बेटा ये कैंसिल हो गया। और ये आप इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आ जाएगा। मतलब मास ऑफ अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल कितना हमने डालना है वो आ जाएगा। और इसका आंसर है 804.34 ग्राम, ये आंसर आया। ये आंसर मैं वैसे सीधा ही आपको बता रही हूँ, आपने ये सारे जो है कैलकुलेट करना है कि इतना आया कि नहीं आया, राइट। तो ये आपके पास जो है वो this is the last numerical of this concept, that is your depression in freezing point. Okay, आज हम जो है वो नेक्स्ट आपके पास जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वी हैव लर्नड अबाउट देम रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स रिगार्डिंग दिस प्रॉपर्टीज, वो भी हमने कर लिए। अब हमारे पास है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एंड यू नो दैट कि हमने जो 4th क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की है वो की है ऑस्मोटिक प्रेशर। पर बिफोर डूइंग ऑस्मोटिक प्रेशर यू शुड नो अबाउट द ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सबसे पहले आपको ऑस्मोसिस पता होनी चाहिए। जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो आई थिंक दे नो दिस, बट जो नॉन बायो स्टूडेंट्स हैं, मैथ्स वाले हैं, उनको मे बी ना आता होगा। तो सबसे पहले ओस्मोसिस समझेंगे। ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस क्या होता है बेटा?
हमारे पास जब सॉल्यूशन है, जैसे आपके पास शुगर सॉल्यूशन हमने बोला, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन में बेटा हमने क्या किया, शुगर आपको पता है सोल्यूट है ना। और उसमें क्या है, वाटर हमने उसमें जो है वो सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है। तो क्या है, और आपके पास ये जो सोल्यूट है ना, ये सोल्यूट और सॉल्यूशन, ये मैं सॉल्वेंट, इनको कंबाइन करके आपके पास सॉल्यूशन बना, और एक हम करते हैं प्योर सॉल्वेंट। तो आपको पता है कि जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल का साइज जो है वो बहुत थोड़ा छोटा होता है, सोल्यूट का साइज जो है बहुत बड़ा होता है। तो हमारे पास एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये सेल में भी होती है, ऑल लिविंग थिंग्स में होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, सब में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी को, जो मतलब आपके पास क्या होगा, जैसे इन शॉर्ट बोलूँगी, जैसे आपने जो है वो सेल में जो है क्या चीज़ जानी है, क्या चीज़ नहीं जानी है, ठीक है। हम खाना खाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, जो आपके पास जो सेल सैप है, वो जब उसको जो है वो यहाँ से सीधा करते हैं पहले, फिर बाद में कराऊंगी जब आप इसको पढ़ लोगे, है ना। मतलब जैसे बेटा आपके पास जो है वो ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है कि जो सॉल्वेंट को जो है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्योंकि बहुत छोटे इन साइज होते हैं, वो उसमें से पास हो जाते हैं, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल क्योंकि उसके पोर से बड़े होते हैं तो इसलिए नहीं जा पाते हैं। जैसे सपोज ये आपके पास मेम्ब्रेन है और इसमें छोटे छोटे पोर हैं, आपको पता होगा, आपने जो है फिल्टर पेपर में देखा होगा, आपने फिल्टर पेपर में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपकी इंक को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है वो, या वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सिमिलरली आपके पास इसमें, अगर आपके पास जो है साइज, अगर साइज जो है, जो सॉल्वेंट है उसका साइज इसके पोर्स के बराबर होता है, और सोल्यूट का साइज इसके पोर्स से बड़ा होता है, तो सोल्यूट जो है इसमें से नहीं जा पाता है, और जो सॉल्वेंट है वो चला जाता है। फॉर एग्जांपल हम मोटे तौर पे लेते हैं, जैसे आप चाय पीते हो ना, तो चाय पीने के बाद क्या करते हो, स्ट्रेनर यूज़ करते हो। स्ट्रेनर में क्या करते हो, उसमें से जो पानी पानी जो है चाय आपकी चली जाती है, और पत्ती नहीं जाती। क्यों, पत्ती का साइज़ जो स्ट्रेनर के जो साइज़, स्ट्रेनर में जो पोर हैं उनके साइज़ से जो है बड़ी होती है पत्ती का साइज़ जो है, तो इसलिए वो उसको जो है इट कैन नॉट बी एबल टू क्रॉस द योर स्ट्रेनर, एंड वो जो है पत्ती आपकी उसमें रह जाती है और चाय आपकी नीचे आ जाती है। सेम चीज़ है हमारे पास, ये भी नेचुरल छन्नी है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होगा, पानी तो ईजिली क्रॉस कर जाता है इसमें से, बट जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इसमें से क्रॉस नहीं होते हैं, इसलिए इसको जो है वो सेमी परमिएबल, सेमी है, कंप्लीट परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस एक फिनोमिनन है जिसमें हम बोलेंगे फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। क्या है ऑस्मोसिस, इट इज़ अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी, ये बोलना ज़रूरी है बहुत, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन इज कॉल्ड एज अ ऑस्मोसिस। जैसे हमने अभी बात की कि मैं अगर शुगर सॉल्यूशन को लेती हूँ और सॉल्वेंट को लेती हूँ, और यहाँ पे बीच में जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जो है लगा देती हूँ, तो क्या होगा, सॉल्वेंट अपने आप जो है वो यहाँ से इस तरफ को जो है फ्लो करने लगेगा, ठीक है। तो इसको जो है हम ओस्मोसिस करते हैं। क्या है ओस्मोसिस, क्या है, इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, तो उसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम उसको, ओस्मोसिस। और ऑलवेज रिमेंबर कि ओस्मोसिस जो है वो कहाँ से करते हैं, लेस कंसंट्रेशन टू हायर लेस कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन किसका, वाटर का नहीं, सोल्यूट। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम किसको बोलते हैं, जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा। जैसे सपोज आपने जो है वो जूस आप पी रहे हो, आपने जूस पियो, आपने जो है कंसनट्रेटेड जूस लिया है, उसमें आपने पानी डाल दिया है, तो कंसनट्रेटेड जूस जो है वो घना होगा, उसमें जो आपके जो फ्रूट्स के जो जूसेस हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो जिसमें हमने पानी डाला है, समझ गए। तो कंसनट्रेटेड मतलब जो कंसनट्रेटेड जो होगा उसका मतलब क्या है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का क्या मतलब है कि उसमें पानी कम होगा और सोल्यूट ज़्यादा होगा। और लेस कंसनट्रेटेड का मतलब क्या है, जिसमें पानी ज़्यादा होगा और आपका सोल्यूट कम होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ऑस्मोसिस। अब इसमें क्या है, पानी ज़्यादा है
सोल्यूट कम है, तो इसका मतलब इसमें पानी ज़्यादा है। और इसमें हायर कंसनट्रेटेड में क्या मतलब हुआ, इसमें पानी कम है, सोल्यूट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हाई, जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ से लोअर पानी में। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन मतलब जिसमें पानी कम है, सोल्यूट ज़्यादा है। और लेस कंसनट्रेटेड का मतलब है, या डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है जिसमें पानी ज़्यादा और सोल्यूट कम। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ऑस्मोसिस ऑलवेज हैपेंड फ्रॉम लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू हायर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ये ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस में एक बेटा डिफ्यूज़न भी होता है हमारे पास। डिफ्यूज़न आपने +1 में पढ़ा है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में सिंपली बात करेंगे। इसमें जो है वो आपके पास जो प्रोसेस है ये ऑलवेज टेक्स प्लेस थ्रू द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। और डिफ्यूज़न में सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का कोई लेना देना नहीं है, वो सिंपली फ्री फ्लो ऑफ थिंग्स है। और उसमें कोई ऐसा नहीं होता सोल्यूट कर रहा है, कोई भी जो है वो मूव कर सकता है। जैसे एयर में आपने एक साइड में धूप जलाया, पूरे कमरे में जो है वो आपके अगरबत्ती की धूप की स्मेल जो है फैल जाती है। दैट मीन्स कि वो जो है वो एयर में इजीली फ्लो कर रहा है। जो एयर के जो वेकेंट स्पेसेस हैं उनमें इजीली ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसको हम जो है वो डिफ्यूज़न बोलते हैं। सिमिलरली यू पुट द वन ड्रॉप ऑफ इंक इन द वाटर, तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद सारा का सारा जो वाटर है वो नीला या रेड या जो भी कलर की इंक आप डालते हो वो हो जाएगा। उसका मतलब फ्लो ऑफ दैट इंक जो है वो फ्री है। कहाँ फ्री है, जो स्पेसिस हैं बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब कि जैसे ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब जैसे ही हम इंक डालेंगे, इंक इज़ अ सोल्यूट, जैसे ही डालेंगे सारे जो इसके वेकेंट स्पेसिस हैं उसमें जो है वो ले लेगा। तो ये आपके पास डिफ्यूज़न है। बट इन केस ऑफ अगर ओस्मोसिस में, उसमें क्या होगा, अगर प्योर वाटर है, सपोज मैंने यहाँ प्योर वाटर है और इसमें इंक है, तो आपके जो सोल्यूशन जो है वो जो सॉल्वेंट जो है वो इधर जाएगा, क्योंकि इंक डाल दी तो ये कंसनट्रेटेड हो गया। ये प्योर वाटर है तो ये कैसा है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट इन द सेंस इसमें प्योर वाटर है, तो सॉल्वेंट वाटर की यहाँ पे जो है ज़्यादा है तो यहाँ मूव करेगा। तो यहाँ कंसनट्रेटेड है, यहाँ लेस कंसनट्रेटेड है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम low concentration to higher concentration, but not water, it is a solution. Concentrated solution means जिसमें कम वाटर हो। ओके, तो इस तरह से ऑस्मोसिस का आपकी डेफिनेशन, आपके इसमें डिफरेंसेस जो हैं वो काफ़ी दिए हुए हैं बुक में, आप कर सकते हो, बट वी हैव लर्नड इट। मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको काफ़ी बता दिया। ओके, अब बेटा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, जो एनिमल्स में, प्लांट्स में जो है वो नेचुरल होती हैं, नेचर्स में पाई जाती हैं। लाइक योर पिग ब्लैडर से बनाई जाती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन से, ये इनेचुरल में पाई जाने वाली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। पर हम जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो अपने आप भी बना सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो लेबोरेटरी में जो हम सेलोफिन पेपर यूज़ करते हैं, तो उसमें जो पोर्स हैं दैट आर नॉट सो रेगुलर नहीं होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते, इम्परफेक्ट होते हैं। तो उसको परफेक्ट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाने के लिए हम उसमें जो है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, ये है। अभी आपको इसका जो है वो, अभी इसका नेम जो है वो नॉट लाइक दिस, इसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप जो है वो मतलब डिफरेंटली, आपकी बुक में तो लिखा है ना क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड, बट इट्स नॉट अ एक्चुअल नेम ऑफ इसका नाम जो है वो क्या है, यहाँ कॉपर हेक्सासाइनो फेरेट, क्या होगा, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, और इसमें आ जाएगा 2। क्या है ये, आपको अभी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब आएगा। अभी आप सिंपली क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड बोला तो हमने ऐसे ही याद कर लेना, बट फॉर्मूला इज दिस। हम क्या करते हैं कि जो मेम्ब्रेन्स जो है ये, अगर इसमें जो है हम डिप कर देते हैं, ये जेलाटिनस प्रेसिपिटेट्स इसमें डिप करते हैं किसी भी सिंपल पेपर को और दैट सेलोफिन पेपर्स को, तो वो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स बन जाती है। वो क्या करती है कि आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को तो जाने देगी, सोल्यूट्स को नहीं जाने देंगी। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग है बेटा, आपके पास क्या है, एग जो है आपको पता है, सबने जो एग खाते होंगे उनको पता है एग शेल होता है बाहर मोटा मोटा। बट अगर हम ऐसे, तो आप कच्चे एग को तो हम उतने उससे उसको जो है वो नहीं
निकाल पाते, बट अगर उसको हम HCl किसी में डिजॉल्व कर देंगे तो उसमें जो धीरे धीरे उसका निकल जाता है। तो एग का जो हार्ड पार्ट है अगर हम स्लोली उसको रिमूव करें तो अंदर एक पतली झिल्ली टाइप जो है उसमें होती है, ठीक है। तो उसको वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो एग से हमने क्या करना है, जो बाहर का एग शेल जो खाते हैं एग, उन्होंने देखा होगा कि जब हम एग को ब्रेक करते हैं तो उसमें एक ऐसी पतली सी जो है मेम्ब्रेन जैसी जो है हमेशा दिखती है, या जब हम उसको बॉयल करके खाते हैं तब भी उसको जब निकालते हैं तो भी उसमें एक मेम्ब्रेन, दैट मेम्ब्रेन जो है हमने पूरी तरह से उसको ब्रेक नहीं करना है, वो दैट शुड बी अराउंड द एग, तो होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 एग लिए बाय रिमूविंग देयर शेल फ्रॉम द एग एंड पुटिंग वन ऑफ द एग इन सॉल्वेंट, प्योर वाटर में डाल दिया, प्योर वाटर में डाल दिया, और एक को जो है हमने कंसनट्रेटेड में डाल दिया, दैट इज़ योर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो एग है इसके अंदर क्या है, पानी की कमी है, क्योंकि आपने देखा ही होगा एग में प्रोटीन है, एल्बुमिन है, तो पानी उसमें कम होता है। तो क्या होगा, आपको पता ऑस्मोसिस, क्योंकि ये जो इसकी मेम्ब्रेन है इट विल वर्क एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसमें जो है ऑस्मोसिस जो है वो इट्स पॉसिबल इन दिस केस। तो क्या होगा, जो पानी है, क्योंकि पानी जो है यहाँ पे जो है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है, तो कहाँ बोला था, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड मतलब कि पानी ज़्यादा कंसंट और सोल्यूट उसमें नहीं, और ये तो बिल्कुल प्योर है। तो क्या होगा, पानी जो है वो एग में जो है वो एंटर करेगा, और ये हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, इफ़ वी आर एबल टू रिमूव द स्किन ऑफ द एग, शेल ऑफ द एग प्रॉपरली, तो देन वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट इन हाउस, ओके। तो इसमें क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट दिस एग गेट्स स्वेलोड, ये क्या कर जाएगा, स्वेलो हो जाएगा, और जिससे क्या लगा, मतलब कि पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे हमें शो करता है कि ये ऑस्मोसिस इसमें पॉसिबल है। और इसमें देखो, इसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाया, और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जो है वो उसमें हमने सोडियम क्लोराइड काफ़ी डाला, पानी उसमें मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन, इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन इसका मतलब है ज़्यादा हो गई एज कंपेयर टू इनसाइड द एग। तो क्या होगा, जो एग में जो जितना भी एग में पानी है वो क्या करेगा, इस साइड को जाएगा, उल्टी साइड को, ठीक है ना। तो एग जो है वो श्रिंक कर जाएगा, क्या कर जाएगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा एग। तो इसको, इस वाले को जो है बेटा हम इसमें जो है स्वेलो हो गया, और इस वाले में जो है वो क्या कर गया, श्रिंक कर गया, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, हम जो है प्रैक्टिकली जो है वो कर सकते हैं। तो मतलब ऑस्मोसिस ऑलवेज हैपेंड फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो हम, और अब हम ये हमने देखो सारा अभी हमने पढ़ा, आता है इसमें से, ऐसा नहीं कि इसमें से नहीं आता है, ये सारा हमने ऑस्मोसिस पढ़ी, कैसे ऑस्मोसिस होती है ये हमने पढ़ा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बेटा देखो, अब यहाँ पे क्या है कि जब ये जो आपके पास एग जो है वो एग इसमें डाला था, तो इसमें क्या हुआ, पानी इसमें एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, और यहाँ से पानी जो है वो बाहर को आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पानी का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से पानी इसमें एंटर कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम मतलब कि जब इनमें जो है वो इक्विलिब्रियम जो है वो हो जाए, मतलब कि फर्दर जो है मूवमेंट ऑफ वाटर जो स्टॉप हो जाए, एट दैट टाइम क्या प्रेशर है, क्या जो प्रेशर होगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ के सिंपली भी बोल सकते हैं, द प्रेशर विद विच solvent enter into the into the things through the semi permeable membrane is known as a osmotic pressure at equilibrium जरूर बोलना है, पर अदरवाइज अगर प्रॉपरली आपने डिफाइन करनी है ऑस्मोसिस तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू द osmosis of pure solvent into it is a into it is known as a osmotic pressure। क्या मतलब, इट इज़ अ इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ऑन सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर है, और किसकी वजह से है, ड्यू टू ओस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट, सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर है ड्यू टू योर प्योर सॉल्वेंट उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं, देखो कैसे, इसको और तरीके से भी हम कर सकते हैं। हमने दो बेटा क्या लिए, कंटेनर लिए, 2 एपरेटस लिए, जिसको हमने यहाँ पे जो है वो पिस्टन से जो है वो
बंद कर दिया, राइट। और यहाँ से मेरा मतलब उतना अच्छी डायग्राम नहीं बनती है बेटा, क्योंकि मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है ना, तो आप लोगों ने अच्छी सी बनानी है, राइट। तो ये हमने जो है वो सेम काइंड ऑफ अपरेटस लिए दो, और उनमें क्या किया, यहाँ पे हमने इन दोनों को सेपरेट किया थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स को हम ऐसे शो करते हैं कि इट हैज़ सम पोर्स, ओके। तो ये आपके पास है SPM, क्या है ये, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, वाटर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमने बेटा सोल्यूशन लिया, क्या लिया, सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब जिसमें सोल्यूट है, और यहाँ पे मैंने चीनी का सोल्यूशन ले लिया, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सोल्यूशन है, हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, ये प्योर सॉल्वेंट है, तो क्या होगा, वाटर जो है थ्रू दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसमें जाएगा। और यहाँ पे हमने जो है वो क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो है वो पिस्टन लगाए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब आपके पास बेटा देखो, जिस प्रेशर से यहाँ जाएगा तो इसका मतलब है यहाँ प्रेशर जो है बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पिस्टन को ऊपर मूव नहीं होने देंगे, हम उसमें बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि हम इस ऑस्मोसिस को रोकेंगे, हम इसको पानी के फ्लो को इसको यहाँ न जाने से रोकेंगे। तो वो जो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, दैट इज नॉन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ एक्सेस प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन के ऊपर लगाने के लिए, टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब द एक्सेस ऑफ प्रेशर या एक्स्ट्रा प्रेशर विच वी हैव टू अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू check the entry of solvent through semi-permeable membrane into the solution is known as a osmotic pressure। किसी भी वे में आप इसको डिफाइन कर सकते हो। मतलब जैसे जिस प्रेशर से आप देखो, ऐसे यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे हमने सपोज प्रेशर नहीं लगाया, तो यहाँ क्या होगा, पिस्टन ऊपर को मूव हो जाएगा। कितना प्रेशर इसमें, अगर हम यहाँ पे जो है वो बैरोमीटर लगा देंगे तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर जो है इसमें है, ठीक है। तो ऐसे भी, बट इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा हम डिनोट करते हैं पाई से। और वॉन्ट हॉफ, इसको बेटा आपने वॉन्ट हॉफ फैक्टर नहीं है, ये वॉन्ट हॉफ ने दिया था। ही ऑब्जर्व्ड दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई है, इट इज इक्वल टू CRT। किसके बराबर है ये, CRT, वेयर C इज अ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं, मोलैरिटी, T इज टेम्परेचर एंड R इज अ गैस कांस्टेंट, है ना। तो इसमें अब सिंपल सी बात है कि ऑस्मोटिक ये बहुत ही सिंपल है बेटा, ये कम ही पूछा जाता है, न्यूमेरिकल इसमें से आ जाता है, क्योंकि ये है पाई इज इक्वल टू CRT, याद रखना है। अकॉर्डिंग टू वॉन्ट हॉफ ने क्या बोला, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन पाई इज इक्वल टू CRT, वेयर C इज अ कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, R इज गैस कांस्टेंट, T इज अ टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हो किया, R एंड T आर कांस्टेंट, इनको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें जो है वो हमने ये सिद्ध करना है कि इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बिकॉज पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, पाई किसके प्रोपोर्शनल है, C, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इज अ मोलर कंसंट्रेशन, यू नो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर सॉल्यूशन, तो सो इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। तो इस तरह से बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें आपके पास एक है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, जिस तरह से हमने पीछे किए वैसा ही है ये। तो इसको आप जो है खुद करना है, ये वर्कले एंड हार्टले मेथड है, इसको आपने एक बार रीड करना है, छोटा सा है, कोई टफ नहीं है, जैसा जैसा हमने पढ़ा वैसा वैसा ही आपको आएगा, ताकि आपको भी समझ आए। नहीं आएगा तो मेरे से पूछना है। जिस तरह से एज यूजुअल हमने बाकियों में पढ़ा, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक ही बात होती है, फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, ऐसे लिख दिया मैंने। तो वी नो दैट पाई इज इक्वल टू CRT। अब हमने C को करना है, C इज मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम है, तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू N/VRT। और N इज इक्वल टू क्या है, N इज इक्वल टू क्या है, ये सोल्यूट का है ना, तो ये जाएगा WB/MB, है ना। तो इसको पुट दिस वैल्यू, पाई इज इक्वल टू WB/MB मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सो V, यहाँ पे आ गया V ना, और इधर आ जाएगा आपके पास RT, है ना। तो RT जो है आप इसको निकाल लीजिए, MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB इंटू R इंटू T अपॉन पाई
into V. And pi is osmotic pressure, V is volume in liter, WB is your weight in grams of solute, MB is molar mass of solute, एंड R इज़ गैस कांस्टेंट एंड दिस इज़ टेम्परेचर। तो ये सारे बेटा ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको और है बहुत सिंपल है, तो इसको जो है वो ऐसे करना है, राइट। अब इसमें जो है कंडीशंस फॉर गेटिंग एक्यूरेट वैल्यू ऑफ मोलर मास, अगर आपने एक्यूरेट मोलर मास निकालना है किसी भी चीज़ का, तो उसमें 3 कंडीशन जो है वी शुड नो दैट इज़ सोल्यूट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल। सोल्यूट जो है वो वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, तभी हम जो है वो तभी हम उसका मॉलिक्यूलर मास प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अब नॉन वोलेटाइल मतलब उड़ना नहीं चाहिए, इवेपोरेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, सोल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, सोल्यूशन जो है डाइल्यूट होना चाहिए, और डाइल्यूट कितना 5% सोल्यूशन मतलब, और ये 5% सोल्यूशन होना चाहिए, और 5% सोल्यूशन जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो सोल्यूट जो है शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, मतलब जो भी सोल्यूट हम डालेंगे, जैसे सपोज हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो ये तो डिसोशिएट हो जाता है, तो ये इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब ये गड़बड़ हो जाएगी। या हमारे पास कुछ सोल्यूट ऐसे होते हैं लाइक एसिटिक एसिड है, वो आपके पास एसोसिएशन बना लेता है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है वो इनमें एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, डिसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, और सोल्यूट, और ये चीज़ तुमने याद रखनी है कि कितना डाइल्यूट आपका सोल्यूशन होना चाहिए फॉर any qualitative properties जो हैं to determine the accurate molecular mass. One thing more which I would like to tell you that osmotic pressure is the best method to calculate the molecular mass of any solute. This method, ठीक है। तो ये काफ़ी हो गया आज, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट जो है इसके न्यूमेरिकल, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, राइट। इसमें नेक्स्ट हमारे पास बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस भी है, फिर हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस भी हैं, इनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे।